हेलो गाइस, वेलकम टू उस्ताद एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं बेटा चेकलिस्ट नंबर 13, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं टॉर्क के बारे में और थोड़ा रोटेशनल मोशन के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पहले भी काफी सारी सीरीज खत्म कर चुके हैं बेटा, जिसमें वर्क एनर्जी पावर, ठीक है बेटा, एनएलएम, फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है बेटा। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया बेटा रोटेशनल मोशन का पहला और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम प्यार से बेटा, बिल्कुल प्यार से, जैसे मुझे हर कोई बंदा प्यार से बोलता है बेटा, ऐसे बेटा हम भी उसको बहुत प्यार से बोलते हैं। क्या? टॉर्क। क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क। तो सबसे पहले थोड़ा सा रोटेशनल मोशन की चर्चा कर लेते हैं बेटा, थोड़ा सा रोटेशनल मोशन की चर्चा कर लेते हैं। हमें फ्रेम देख लेना चाहिए कि फ्रेम में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, वरना फिर बाद में बच्चे रोते कि भैया फ्रेम से कट गया। ठीक है, रोटेशनल मोशन। आहा, क्या बात है बेटा। रोटेशनल मोशन क्या होता है बेटा? अगर मान लो, सर्कुलर मोशन सुना है सब बच्चों ने? ठीक है सर, मैंने कहा अगर मान लो तुम्हारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तुम्हारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, किसी एक एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, तो हम उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अगर तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह क्या है, कोई एक्सटेंडेड बॉडी है, क्या है बेटा? एक्सटेंडेड बॉडी है, और वो किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसको सर्कुलर बोलेंगे, कोई एक्सटेंडेड बॉडी घूम रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल बोलेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है सर, आते हैं, अब आगे आते हैं। मैंने कहा भाई इसको समझने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो समझने की जरूरत है उसका नाम है सर रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट। मैं कहा जी बहुत बढ़िया, क्या होता है समझाओ थोड़ा सा। मैंने कहा देखो यार, रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट समझना ना बड़ा आसान है। मैं कहा क्या? कहता भाई आप लोगों को पता है रिजिड बॉडी होती है जिसके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, है ना बेटा। रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो। मैं कहा ठीक है, जैसे कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है बेटा? वी ए, इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है बेटा? वी बी। ठीक है बेटा, तो अगर मान लीजिए आपका वी ए इज इक्वल टू वी बी हो जाए, है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है ना, वो चेंज नहीं होना चाहिए, है ना बेटा। अगर ये बॉडी रिजिड है तो ऑब्वियस सी बात है दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर डी हमारा क्या रहना चाहता है? डी हमारा सेम रहना चाहता है, डी हमारा सेम रहना चाहता है, तो सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है कि इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वो कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा, आप लोगों को पता है ये बात, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए दो पार्टिकल्स के बीच का, है ना बेटा। क्योंकि भाई ना तो ये दो दूर जा सकता है, ना ये डिस्टेंस बढ़ सकता है, ना ये डिस्टेंस घट सकता है। इस डिस्टेंस को कांस्टेंट रहना पड़ेगा अगर बॉडी को रिजिड बनाना है तो। ठीक है सर, तो बेटा अगर मैं आप लोग देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल इधर वी ए वेलोसिटी जा रहा है, एक पार्टिकल इधर वी बी वेलोसिटी जा रहा है ना, तो यहां पर आपकी जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी ये क्या होगी बेटा? ये होगी आपकी वी ए माइनस वी बी। यहां आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखने को मिलेगा, है ना बेटा। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लीजिए एक पार्टिकल इधर जा रहा, एक पार्टिकल इधर जा रहा वी ए और वी बी रफ्तार से, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा यहां पर आपको वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखने को मिलेगी। दैट विल बी वी ए प्लस में वी बी, ऐसे करके। ठीक है बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा? अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सर थोड़ा सा समझते हैं, कंडीशन बेस्ड होते हैं, यहां पर अप्रोच भी हो सकता है, यहां पर भी सेपरेशन हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं सर। मैंने बोला, ध्यान से देखो, मैंने बोला भाई मान लो मेरी एक बॉडी, और ये बॉडी बहुत प्यारी बेटा, अमीबा जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, इसका एकदम प्यारा सा स्ट्रक्चर है ना, और ये बॉडी कैसी है बेटा? रिजिड है। ये बॉडी क्या है बेटा? रिजिड है। मगर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि भैया देखो, इसका इस तरफ वेलोसिटी है वी ए, वेलोसिटी कितना है इसका? वी ए, और इस तरफ इसका वेलोसिटी कितना है बेटा? वी बी। ये वाला एंगल कितना दे रखा है बेटा? ये वाला एंगल थीटा दे रखा है ना बेटा, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है? थीटा। ये थीटा 1 मान लो, ये थीटा 2 मान लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बेटा। ये वी ए वी बी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने बोला रिलेशन बिटवीन वी एंड वी बी, तुम्हारे को क्या फाइंड करना है बेटा? ये सैंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, फाइंड दी रिलेशन बिटवीन वी ए एंड वी बी। ठीक है बेटा, वी एंड वी बी के बीच में आप लोगों को क्या निकालना है? सेपरेशन निकालना है, मतलब रिलेशन निकालना है ना। अगर मैंने बोला गया है कि ये मेरी जो बॉडी है ना, ये किस तरीके की है सर? ये रिजिड बॉडी है मेरी। क्या है बेटा? ये हमारी रिजिड बॉडी है।
ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग की बत्ती खन की। भाई तुमने बोला कि अगर बॉडी रिजिड है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। अच्छा तो भैया एक बात बताओ, इसके दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं? मैं कहा भाई बना ले यार, तेरी मर्जी, ठीक है भाई। ये एक है और ये इस तरफ है, ठीक है जी। ये हमारा थीटा, ये हमारा थीटा, ये हमारा वीए, ये हमारा वीबी। तो भैया ये सेंटर की तरफ कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा वीए का कॉस थीटा, और ये इस तरफ कितना आ जाएगा, वीबी का कॉस थीटा, ठीक है बेटा। सिमिलरली इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी हो जाएगी, वीए का साइन थीटा, और इसकी वेलोसिटी इस तरफ कितनी हो जाएगी, वीबी का साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना। इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाला डिस्टेंस है ना, इसको घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? इसको घटाने के लिए ये दो वेलोसिटीज रिस्पॉन्सिबल है, सबको पता है ना। अच्छा तो मैंने बोला यहां पर जो हमारा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आ रहा है सेपरेशन, मैं कहा भाई दोनों वेलोसिटीज यूं है तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आएगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आएगा बेटा, ये इस तरफ ये इस तरफ, तो ये आ जाएगा बेटा वी ए कॉस थीटा, ठीक है बेटा। कॉस थीटा 1 थीटा 2 था ना, थीटा 1 थीटा 2, ये थीटा 1 थीटा 2, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है बेटा। यानी कि वी ए कॉस थीटा 1 प्लस में वी बी कॉस थीटा 2, ये बनेगा हमारा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है ना। वी ए कॉस थीटा 1 प्लस में वी बी कॉस थीटा 2, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है ना बेटा। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी हो रही है, जीरो। फिर कितना आ गया बेटा, वी ए कॉस थीटा 1 प्लस में वी बी कॉस थीटा 2। अब ये इधर आ गया तो ये क्या, माइनस वी बी कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा 1। ये आ गया बेटा दोनों के बीच में रिलेशन। ये क्या आ गया बेटा, दोनों के बीच में रिलेशन। इस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, ठीक है सर। अच्छा अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, है ना। क्या मैंने बोला कि सर अगर मैं बोलूं कि ए को बी का मोशन किस प्रकार का दिखेगा, ए को बी का मोशन किस प्रकार का दिखेगा, है ना। व्हाट इज द मोशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, है ना बेटा। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मोशन ऑफ, व्हाट इज द मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये चीज, ठीक है बेटा। बी का मोशन बताना है ए के रिस्पेक्ट में। तो मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि भैया आप लोग एक काम करें, ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन निकालना चाहते हैं, है ना बेटा। जैसे मैं क्या निकालना चाहता हूं, बी का मोशन निकालना चाहता हूं ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि मैं खुद को कहां सेटल कर देता हूं, ए पर सेटल कर देता हूं, ठीक है। ये वाली वेलोसिटीज तो खत्म हो गई है ना बेटा। ये वाली वेलोसिटीज तो नहीं होनी चाहिए यहां पे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेलोसिटीज होनी चाहिए, है ना। क्योंकि भाई अगर ये दोनों वेलोसिटी हुई तो ऑब्वियस सी बात है अप्रोच करना शुरू कर देगा बेटा, अप्रोच करना शुरू कर देगा। लेकिन मेरे को तो अप्रोच चाहिए नहीं रिजिड बॉडी के केस में। और अब मैंने आप लोगों को बताया था, यानी कि बॉडी के पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है पक्का, ठीक है भाई। मैंने कहा भाई एक बात समझ कि इस पॉइंट पे मैं अपने आप को जाके क्या कर देता हूं, सेटअप कर देता हूं, है ना। और मुझे अगर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मोशन ऑब्जर्व करना है ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इसको दे दूंगा उल्टी करके। यही बताया था मैंने, यही बताया था, है ना बेटा। कि अगर आप लोग क्या चाहते हैं बेटा, किसी का मोशन क्या करना चाहते हैं बेटा, किसी का मोशन एक्सपीरियंस करना चाहते हैं किसी दूसरी बॉडी के रेस्पेक्ट में, फ्रिक्शन में ही बताया था ये चीज मैंने। तो क्या करो, जिस बॉडी पे आप बैठे हैं बेटा, उस बॉडी की वेलोसिटी डायरेक्शन को रिवर्स करके उस बॉडी को दे दो जिसका मोशन आपको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बेटा ये हमारी एक वो है बेटा, नीचे वाली बॉडी हमारी एक ऊपर वाली बॉडी है, ऊपर वाली बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, नीचे वाली बॉडी बेटा मान लो 3 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो मैंने बोला भाई ए के रिस्पेक्ट में बी का मोशन बताओ, है ना बेटा। तो ए पे जाके खड़े हो जाओ और जितनी ए की वेलोसिटी है उसको किसको दे दो, बी को दे दो अपोजिट करके। यानी कि इसकी वेलोसिटी इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड, तो इसकी वेलोसिटी नेट कैसे दिखेगी बेटा, नेट वेलोसिटी इसकी इस तरफ आएगी कितनी, 7 मीटर पर सेकंड। तो ए वाले को बी वाले की जो वेलोसिटी दिखेगी वो क्या दिखेगी, 7 मीटर पर सेकंड दिखेगी। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही है कि भैया अगर मैंने क्या कर दिया, इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी किसको दे दी बेटा, इसको दे दी। डायरेक्शन रिवर्स करूंगा तो इसी तरफ आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारा वी ए साइन थीटा 1, ठीक है बेटा, वी ए साइन थीटा 1। यानी कि ये पॉइंट रेस्ट में है ना, ये इसका डिस्टेंस है इससे, और परपेंडिकुलरली क्या कर रहा है बेटा, मूव कर रहा है ऐसे करके, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। यानी कि बॉडी क्या बनाएगी बेटा, ये बॉडी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगी।
क्या करेगी बेटा? सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करेगी, क्योंकि इसके पास जो भी वेलोसिटी है ये इन दोनों का जो लाइन ऑफ जॉइनिंग है इसके परपेंडिकुलर है ना बेटा, परपेंडिकुलर। और हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में कि भैया जब भी कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जिबिट करती है, तो सर्कुलर मोशन दिखेगा यहाँ पे। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं, है ना बेटा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि ये हमारा सर्कुलर मोशन होगा। अगर एक्सटेंडेड बॉडीज होती तो हमारे को क्या लगता है? ये हमारे को रोटेशनल मोशन लगता है। ठीक है बेटा, तो ये वाली चीज है आपकी। ठीक है बेटा, अच्छा ये तो बात करी हम लोगों ने किस पर? बेसिक रोटेशनल मोशन पे, बेसिक, है ना, कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए? उसका 0 होना चाहिए। ठीक है, आई होप यहां तक की बात तुम लोगों को क्या हुई होगी, समझ में आई होगी। चलिए सर, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है सर, बहुत प्यारा टॉपिक। ठीक है सर, क्या है? टॉर्क। ठीक है बेटा, क्या है? टॉर्क। टॉर्क हमारा एक बहुत प्यारा टॉपिक है बेटा, बहुत प्यारा। हमने पूछा कि सर क्या है टॉर्क, व्हाट इज अ टॉर्क, क्या है टॉर्क? मैंने कहा भाई देखो, टॉर्क हमारा क्या होता है? टॉर्क को तो वैसे ज्यादातर बोला जाता है मोमेंट, आज मैं सिर्फ टॉर्क की बात करूंगा, मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क को क्या बोला जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या होता है इससे? मैंने कहा भाई कोई भी एक ऐसा फोर्स जो तुम लगाओ, ठीक है बेटा, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो बेटा? उसकी वजह से रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो। क्या प्रोड्यूस हो बेटा? रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो। ध्यान से समझना बेटा, क्या बोल रहा हूं कि कोई भी एक ऐसा फोर्स जो तुम लगाओ और इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाए? रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हो जाए, बॉडी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करने लग जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। ठीक है बेटा, हम क्या बोलेंगे? हमने बॉडी पे क्या लगाया? टॉर्क लगाया। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भाई इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है बेटा, अच्छा मैं कहा भाई टॉर्क के 2 फॉर्मूले होते हैं। कहता भाई क्या? मैं कहा भाई देख, जो सबसे फेमस फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा हर जगह, वो यूज करूंगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्शन लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी कि फोर्स इनटू में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स का, वो। ठीक है बेटा, यानी कि टाउ को मैं लिख सकता हूं F इंटू आर। अगर ये क्या है? आर परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कई लोग पता है इसको कैसे लिखते हैं? कई लोग इसको लिखते हैं, अगर आपको सिंपल आर दे रखा हो किसी भी एक एंगल पे, जरूरी ना हो परपेंडिकुलर हो, है ना, आपको एफ दे रखा हो, जरूरी ना हो परपेंडिकुलर हो आर के, है ना बेटा, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा, एफ आर क्रॉस एफ, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है सर, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया, ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है सर, ये 2 टॉर्क के फॉर्मूले होते हैं बेटा। पहला फॉर्मूला था फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा? दूसरा फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। क्या है बेटा? आर क्रॉस एफ। ठीक है सर, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से हमारे को बात समझ में आ रही है। इसमें हमारे 2 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ये लो भैया, पेन का ढक्कन गिर रहे हैं हमारे। ठीक है बेटा, जिंदगी एक तो मझधार में चल रही है, जिंदगी डूबे जा रही है, ऊपर से पेन के ढक्कन गिर रहे हैं। मतलब ऐसी कलेसी जिंदगी हो गई है, ऐसी तलेसी तितंदर तलेसी जिंदगी हो गई है बेटा, क्या बताऊं तुम लोगों को। ठीक है, तितंदर तलेसी पता है कौन है? तितंदर तलेसी, तितंदर तलेसी नहीं पता तुम्हारे को? ठीक है, यूट्यूब पे अंकुर पाठक सर्च करना और लिखना तितंदर तलेसी, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। मैंने बोला भाई एक तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इक्विलिब्रियम के। किसके आते हैं सर? इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ये हमारा एक वेज है ना बेटा, ये हमने यहां से टिका रखा है ना। अच्छा, और तीसरा मैंने बोला भाई इस तरफ 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मान लो, और इसका खुद का वेट कितना है? 5 kg। ठीक है बेटा, और मैं बोलूं कि एक फोर्स मुझे लगाना है, ठीक है बेटा, और ठीक है ना, वो मैं कितना लगाऊं, उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, और कहां लगाऊं, ठीक है बेटा, सच दैट क्या हो बेटा, सच दैट क्या हो, है ना बेटा। ध्यान से समझ लेना क्या बोल रहा हूं, मैं यूं बोल रहा हूं, ओ माय गॉड। ठीक है बेटा, मैं यूं बोल रहा हूं, मेरा कैमरा भी खिसक गया। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं कैमरे को बेचारे को। ठीक है, हाँ, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं कि एक फोर्स लगाना है मुझे, है ना, इसका वेट 5 किलो है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है बेटा, मेरे को एक फोर्स लगाना है ना, कहीं पर भी लगा सकता हूं इस पूरे रॉड पे, बट
कुछ ऐसे लगाना है बेटा, है ना, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन बताओ कि कहां लगाऊं, है ना, सच दैट उस पर जो नेट टॉर्क वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, खत्म करो क्वेश्चन, वो किस में आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, चलिए इसका लेंथ देख लेते हैं बेटा। ये पूरा जो टोटल लेंथ था बेटा, टोटल लेंथ ये वाला, ये तुम्हारा 70 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये वाला लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी तुम लोगों को अपने आप से मैनेज करना है। अब सबसे पहले ना मैं तुम्हारे को इक्विलिब्रियम का मतलब समझा देता हूं। ठीक है बेटा, क्या समझा देता हूं, इक्विलिब्रियम का मतलब। भाई अगर मैंने बोला कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना, तो भाई इसका मतलब वो दो तरीके के इक्विलिब्रियम बनाएगी। कौन सा, एक तो बनाएगी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, LATIONAL, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। पहला तो ये बनाएगी बेटा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और दूसरा बनाएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, दो इक्विलिब्रियम बनाएगी बेटा, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, चलिए तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, ये होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये आपका रॉड है ना, और आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन किसे मान लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे मान लिया है ना, और इधर कोई फोर्स लग रहा है F, है ना, और इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से R1 है, एक फोर्स यहां से लग रहा है F2, ये F1 ले लेते हैं, F2, और इसका डिस्टेंस यहां से कितना है बेटा, R2। ठीक है बेटा, R2 इसका डिस्टेंस है। ठीक है, और मैंने क्या बोल दिया कि भाई ये हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ना, तो पता है इसका क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि सिर्फ जो आपका F1 फोर्स है ना, F1 वाला जो फोर्स है वो इसको ऑब्वियस सी बात है एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है ना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, और जो F2 वाला फोर्स है वो इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है बेटा, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। तो टॉर्क जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है, वैसे टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है ऐसे नहीं निकलती है, वो R क्रॉस P करके निकलती है, R क्रॉस F करके निकलती है, बट तुम लोग है ना इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आसान पड़ता है यार, ज्यादा बुद्धि पे जोर नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये वाला फोर्स तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला फोर्स को ये क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। मैं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है बेटा, इस पॉइंट से फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, F2 फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, R2, यानी कि मैं लिखूंगा F2 इंटू में R2। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, सिमिलरली अगर मैं बोलूं टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज तो कितना होगा बेटा, F1 इंटू R1, इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये हमारे को क्या घुमा रही है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है ना, और ये दोनों को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है ना। जिस टॉर्क से, अरे भैया जिंदगी कतई नरक हो गई है, गिर ही जा रहा भाई मारकर, है ना, मैंने बोला जिस टॉर्क से ये बॉडी इसको इस तरह घुमाने की कोशिश कर रही है बेटा, उसी टॉर्क से अगर ये वाला पॉइंट इसको इस तरह घुमाने की कोशिश करे तो बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। सब लोगों को करेक्ट है बेटा एक चीज, ये चीज एकदम से सबको समझ में आ रही है। जैसे आप लोग देखते हैं बेटा, अगर आपने कभी सीसॉ देखा हो, सीसॉ है ना, वो ऐसे इक्विलिब्रियम पे कब रहता है, जब यहां का वेट और यहां का वेट बराबर हो जाए, यानी कि इस तरफ का टॉर्क और इस तरफ का टॉर्क क्या हो जाए बेटा, बराबर हो जाए। बराबर हो जाता है, बिल्कुल सेंटर में आता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो बिल्कुल वही कंडीशन यहां पर भी है, इधर वाला टॉर्क और इधर वाला टॉर्क बराबर करना है, यानी कि F2R2 इज इक्वल टू F1R1, दैट इज इट। जी हाँ बेटा, ये चीज हम लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब हम थोड़ा ये वाला क्वेश्चन देख लें। मैं कहा ठीक है, मैंने कहा सर एक कॉन्सेप्ट और एक थोड़ा सा फंडा और दूर करो। होता क्या है कि कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि अगर टॉर्क जीरो है ना तो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो होगा, है ना, या किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जीरो होगा। भाई अगर आपको टॉर्क जीरो करना है ना, तो मैं तो इस पॉइंट के अबाउट भी अगर टॉर्क जीरो करूंगा तो मेरा आंसर सेम ही निकल कर आएगा। मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा तो भी वही निकल के आएगा। मैं इसके अबाउट किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा ना तो वही निकल के आएगा आंसर। चाहे मैं इस बॉडी से यहां पर ले लूं एक पॉइंट, मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लूं और उसके बाद टॉर्क जीरो करूं, अगर ये इक्विलिब्रियम में है ना तो भैया किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करो, उसका आंसर सेम ही निकल कर आएगा, करेक्ट निकल कर आएगा, है ना। तो ऐसा मत समझना कि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दी ही नहीं है, मैं किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करूं। भाई जो पॉइंट बढ़िया लग रहा है उस पॉइंट के अबाउट कर दे यार, क्या हो गया, है ना। ऐसा कोई दिक्कत परेशानी थोड़ी है, ऐसा कोई रोकेगा थोड़ी तेरे को। ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया तो एक सैंपल के लिए। ठीक है सर, ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको मिटा देते हैं बेटा, है ना। इसमें हमारे दो ही पॉइंट्स होते हैं। आप लोग पहला लीनियर इक्विलिब्रियम बनाइए, दूसरा रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाइए, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं बात करूं ये हमारी रॉड है, ठीक है बेटा, इसकी पूरी लेंथ कितनी है बेटा, 70 सेंटीमीटर है।
यहां से 20 सेंटीमीटर दूर, ठीक है बेटा, एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, कितना बेटा, 20 न्यूटन, ठीक है बेटा। ठीक सेंटर में इसका mg लग रहा होगा बेटा, सेंटर यानी कि इस वाले पॉइंट से 35 सेंटीमीटर, है ना, और इस वाले से कितना हो जाएगा बेटा, इस वाले से ऑब्वियसली बात है 15 सेंटीमीटर, है ना, और mg कितना 5 kg है, तो कितना 50 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं मैंने तीसरा फोर्स कहां लगाया, तीसरा फोर्स कहीं यहां पर लगाया, कितना, F न्यूटन का, ठीक है बेटा, कितना लगाया, F न्यूटन का। इक्विलिब्रियम में करने के लिए वो तुम खुद ही समझ जाओगे कि भाई ऊपर 20 है नीचे 50 है, तो ऑब्वियसली बात है ऊपर एक और फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मुझे इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लेकर आना है। तो सबसे पहला बेटा लीनियर इक्विलिब्रियम बनाओ, या फिर लीनियर को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है ना। बनाओ जरा इसको, तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, तो ऊपर वाला फोर्स कितना बेटा 20 प्लस एफ, 20 प्लस एफ इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स कितना है 50, तो एफ कितना आ गया बेटा 30 आ गया निकल कर। तो मुझे पहली चीज तो क्लियर हो गई कि जो हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज 30 न्यूटन, दैट इज 30 न्यूटन। अब वो 30 न्यूटन लगाऊं कहां, है ना बेटा, ये भी तो क्वेश्चन है, कहां लगाऊं। तो एक काम करो, मैं कह रहा हूं भाई मैं इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करूंगा, मुझे नहीं पता। अब कई बच्चे सोचेंगे सेंटर के अबाउट क्यों नहीं, भाई मेरी मर्जी ना, मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट करूं, मेरी मर्जी, ठीक है ना। तो भाई मैंने क्या बोला, मैंने इस पॉइंट से कितनी ले ली इसकी डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस ले लिया x, कितना ले लिया x ले लिया। मैं कहा ठीक है भाई, मैंने कहा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर रहा हूं, तो सबसे पहले तो भाई मेरे को क्या देखनी पड़ेगी, सबसे पहले मुझे क्या देखनी पड़ेगी, अब मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बना रहा हूं, ठीक है बेटा। पहली चीज सबसे पहले मैं टॉर्क क्लॉकवाइज देखूंगा, क्लॉकवाइज टॉर्क देखूंगा कि जो इस चीज को ऐसे क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के अबाउट में अगर बात करूं, है ना, तो ये वाला फोर्स भी इसको इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, ये वाला फोर्स भी इसको इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्लॉकवाइज ही है दोनों, ये वाला फोर्स इसको इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, उसकी बात अभी करेंगे, है ना। बट ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स को देखो, ये इस तरह घुमा रहा है, ये भी इस तरह घुमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 20, एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने यही मानी है, डिस्टेंस कितना है इससे 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर लग रहा है फोर्स। दूसरा फोर्स देखो बेटा, दूसरा फोर्स हमारा 50 है, 50, ठीक है बेटा। और उसकी जो डायरेक्शन है बेटा, उसकी जो डायरेक्शन है किस तरफ है बेटा, डिस्टेंस कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर वाला 15, तो यार 15 लिख दो, ठीक है। अब तुम कहोगे भैया मीटर में चेंज नहीं करेंगे क्या, अबे सेंटीमीटर में रखोगे तो आंसर भी सेंटीमीटर में ही आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो क्लॉकवाइज हो गया। दूसरी देखिए एंटी क्लॉकवाइज, टाउ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। अच्छा एंटी क्लॉकवाइज तो सिर्फ यही वाला है ना। तो फोर्स इनटू में डिस्टेंस कितना है बेटा यहां से इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बना रहा हूं ना मैं, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस देखो x है, तो f इंटू एक्स, ठीक है बेटा। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर करने हैं, तो कर दो बेटा 50 इंटू 15 कितना होता है, इसको ऐसे रहने दो 50 इंटू 15, ठीक है बेटा। और ये कितना हो जाएगा बेटा f इंटू एक्स, एफ की वैल्यू कितनी निकाली थी 30 निकाली थी, है ना बेटा, 30 इंटू एक्स। तो बेटा 30 से कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया यहाँ पे, इससे कैंसिल हो गया 25 आ गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। यानी कि इस वाले पॉइंट से 25 सेंटीमीटर इस तरफ मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक 30 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा अगर मुझे इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो, ठीक है। तो अगर इस वाले पॉइंट से 25 है तो इस वाले पॉइंट से कितना हो जाएगा बेटा, इस वाले सेंटर वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। लो जी आपका पूरा आंसर आ गया। सेंटर से 10 सेंटीमीटर पे आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना लगाना पड़ेगा 30 न्यूटन लगाना पड़ेगा। कुछ नहीं करा, एक लीनियर इक्विलिब्रियम बनाया, एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाया, और दोनों की इक्वेशन स्केच कर दी एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, ठीक है बेटा। तो यहां तक की बात मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो चुकी है, ठीक है बेटा, क्लियर हो चुकी है। ये बार बार पता नहीं क्यों मेरा कैमरा हिल जा रहा है, इससे इसको थोड़ा सा और बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरे घर की दीवारें दिख रही हैं यार, अच्छी चीज है ये, बताओ आप, तुम खुद ही बताओ। घर की दीवारें दिखा रहा हूँ, बताओ मैं नीचे से, तुम्हारा तो अच्छा नीचे की दीवारें दिख रही, बिल्कुल पट्टी जड़ती हुई दिखती तुम्हारे को, है ना, कि बिल्कुल खुरदुरी दीवार, माचिस से रगड़ो तो जल जाए, ठीक है इतनी, ठीक है ना। और पता है ये तो अभी कुछ नहीं है, जब अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही थी ना भाई, यहाँ से पानी आने लग गया था ऊपर से, सही में। अब भाई मतलब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा और कुछ मेरे सर पे टपका, मुझे लगा यार होगा कुछ ऐसी है ना भाई, फिर मेरे को लगा, फिर तो मुझे लगा कि भाई यार ज्यादा अमाउंट में आ रहा कोई पानी। और भैया फिर मैंने ऊपर देखा, मैं कहा तो छेद हो गया छत में, हमारी छत पे लेंटर नहीं है ना, हमारी छत पे पट्टियां डली हुई हैं, है ना। और भैया छेद हो गया छत में यार, बारिश ने छेद कर दिया। मैं कहा यार बारिश गंदी आ रही है, मैंने भगवान को कॉल मिलाया, मैं कहा रोको भाई इसको, मैं घर में छेद हो जाएगा भाई, क्या मतलब हमारे घर में बाढ़ बाढ़ आ जाए बेकार में, है ना। फिर भगवान ने कहा चलो ठीक है करते हैं हम, भगवान ने रोकी फिर बारिश, ठीक है। सुनते बहुत है मेरी, सुनते हैं भगवान, ठीक, बना के रखो तो यार सुनेंगे भी है ना। अब लोग कहते हैं रिश्तेदारों से बनाओ, रिश्तेदारों को थोड़ी सुनानी है, रिश्तेदार थोड़ी बारिश बंद करेगा, है ना, क्यों बनाए हम रिश्तेदारों से, है ना, हमारे घर पे यही डिबेट होती है,
ठीक है चलो। अच्छा सर दूसरी जो एक और क्वेश्चन एक काम करते बना लेते हैं इस पर। मैंने बोला सर ये हमारा है, ये हमारा एक ब्लॉक है, ठीक है सर, और ये यहां पर टंगा हुआ है बेटा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कितना है बेटा, ये पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर है। ये कितना है सर, ये 25 सेंटीमीटर है। ये टेंशन T2 लग रही है, ये टेंशन T1 लग रही है ना सर। और यहां पर बेटा ये जो इसका खुद का मास है दिस इज 5 kg लेट से, है ना। तो आप लोगों को क्या निकालना है, 5 kg मत लो, m ले लो, m मास है इसका, n kg मास है इसका, ठीक है सर। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, आप लोगों को T1 एंड T2 फाइंड करना है बेटा। ये आप लोगों का क्वेश्चन है बेटा, फटाफट कर दें इस क्वेश्चन को। सारे बच्चे एक बार ट्राई कर लेंगे इस क्वेश्चन को फटाफट। चलिए सर ये वाला क्वेश्चन मैं करा देता हूं आप लोगों को, ठीक है सर। चलिए देखिए, मैंने कहा सबसे पहले लीनियर इक्विलिब्रियम, लीनियर इक्विलिब्रियम मैं कहा बनाइए सर। मैंने कहा भाई देखो दो फोर्स T1 ऊपर लग रहा, T2 ऊपर लग रहा। मैं कहा ठीक है भाई। मैं कहा लेकिन इसको जो mg है वो नीचे लगेगा, इसको जो mg है वो नीचे लगेगा। मैं कहा ठीक है जी। तो कह रहे सर पहले जो इक्वेशन बनी नेट ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नेट नीचे वाला फोर्स। मैं कहा ठीक है। क्या तो भैया नेट ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू T1 प्लस T2 और नेट नीचे वाला फोर्स इक्वल टू mg। यहां पर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, mg। इक्वेशन नंबर 1। अब सर वेरिएबल्स हमारे पास दो हैं तो इक्वेशंस में हमारे पास दो होनी चाहिए। मैं कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी रोटेशनल बचा है ना हमारा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाएंगे। फिर तो भैया ठीक है बनाओ। मैंने कहा भाई रोटेशनल इक्विलिब्रियम बनाने के लिए मैंने स्केच करा, यहां पर लग रही है टेंशन T1, यहां पर लग रही है टेंशन T2 और बिल्कुल सेंटर में लग रहा है बेटा क्या, mg। ठीक है बेटा। अच्छा वैसे तो ये वायर इतनी बड़ी है, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है पूरा डिस्टेंस जो है बेटा 100 सेंटीमीटर है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 50 सेंटीमीटर। और ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं, तुम लोगों ने एक चीज देखोगे कि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लगाओगे ना, जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लगाओगे, है ना, उस पॉइंट का जो फोर्स है ना, उस पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से जो टॉर्क आएगा वो जीरो हो जाएगा। ये चीज देखी होगी आपने, है ना, कि जिस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क लगा रहा हूं, है ना बेटा, जिस पॉइंट को मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लिया, उस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से टॉर्क जीरो हो जाती है ना बेटा। तो मैं यहां से T1 या T2 का एलिमिनेट कर देता हूं इस मेथड से। मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाता हूं, मतलब टॉर्क बनाता हूं। तो देखो बेटा क्लॉकवाइज टॉर्क देखो, क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आएगा बेटा, टाउ। क्लॉकवाइज टॉर्क कितना आएगा बेटा, क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है इसको, ये घुमाने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है बेटा। कौन घुमाने की कोशिश कर रहा है इसको, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। देखो ना यहां पर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ये फिक्स पॉइंट ले लिया मैंने, तो यू करके घुमाएगा ना इसको, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो देखो क्लॉकवाइज कितने से घुमाएगा बेटा, mg इंटू में 50 फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 50 है, फोर्स mg है। सिमिलरली टाउ एंटी क्लॉकवाइज कितना है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज कितना है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, ध्यान से देखो T2 है बेटा, है ना, और साथ ही साथ डिस्टेंस कितना है 75, तो T2 इंटू 75, है ना। और अगर आपको इसको भी इसमें इंक्लूड करना तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। यहां पर करोगे तो T1 इंटू 0 ही आएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो 0 ही है इसका, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, यह आ जाएगा हमारा mg इंटू में 50 इज इक्वल टू T2 इंटू 75। ये 2 पर जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो T2 कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2mg/3। कितना आ गया बेटा, 2mg/3। यहां से आप T1 की वैल्यू निकालेंगे इसको इसमें पुट करके, तो आ जाएगा आपका mg/3। कितना आ जाएगा बेटा, mg/3। क्लियर है सर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है ना बेटा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, एकदम बढ़िया तरीके से हमारे को ये वाली टाइप समझ में आ चुकी है बेटा, है ना। इस वाले टाइप में ज्यादा झोलम झाल नहीं है, ठीक है। अब जो दूसरी है बेटा, ये तो इक्विलिब्रियम वाले टाइप होगा ना। अब एक टाइप जो इसमें नहीं आती है बेटा, वो हमारी होती है किस चीज की, वो हमारी होती है बेटा इसी टाइप में नेट फोर्स की या नेट टॉर्क की, ठीक है बेटा। नेट फोर्स या फिर नेट टॉर्क की टाइप होती है, ठीक है सर। उस वाले टाइप को भी देख लेते हैं। चलिए सर नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है हमारा नेट टॉर्क वाली टाइप है। जैसे कि आप लोग यहां पर लिखा हुआ देख सकते हैं नेट टॉर्क वाली टाइप, है ना बेटा। नेट टॉर्क वाली टाइप में क्या होता है, देखो ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, अगर मान लो आपका एक पुली है ना बेटा, इसको मैं एक एग्जांपल के उस पर समझाता हूं, ठीक है। और यहां से बेटा एक मास लटक रहा है, कितना, यहां पर लेट से मान लेते हैं m1 लटक रहा है, और यहां पर क्या लटक रहा है बेटा, m2 लटक रहा है। यहां पर हम लोग टेंशन T बोलते थे, यहां पर हम लोग टेंशन T बोलते थे, ऑब्वियस सी बात है ना बेटा। अब देखो अगर यहां टेंशन T तो यहां पर भी हम लोग क्या बोलते थे, टेंशन T और टेंशन T, है ना। अच्छा, और फिर भी हम क्या मानते थे, रस्सी ऐसे ऐसे आ रही है, लेकिन एक बात बताओ, क्या उस केस में पुली घूमता था, सोच के बताओ, उस केस में पुली घूमता था। कई बच्चे बोलेंगे हाँ,
लेकिन ऐसा नहीं है, उस केस में पुली नहीं घूमता था। अगर मैं दोनों जगह टेंशन को सेम ले लूंगा, एक बात बताओ, अगर एक मैंने यहां पर गोला सा वो लगा दिया, यहां पर भी सेम फोर्स लगा रहा हूं, यहां पर भी सेम फोर्स लगा रहा हूं, तो वो चीज घूमेगी कैसे? घूमेगी तो तब ना जब एक साइड का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एक साइड का फोर्स कम हो जाएगा बेटा। ऐसा ही तो होगा ना, जब एक साइड ज्यादा हो गया एक साइड कम हो गया, तभी तो वो घूमने में आएगी, है ना। यानी कि इन दोनों जगह पर जो टेंशन है बेटा वो बराबर नहीं होगी। अगर ये पुली रोटेशनल मोशन दे रही है तो ये बात समझ में आ रही है बेटा कि अगर ये जो पुली है बेटा ये रोटेशनल मोशन दे रही है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, ये टी और टी बराबर नहीं होंगे। इनका क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर अगर आप T1 लेते हो तो यहां पर आपको T2 लेना पड़ेगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है बेटा मेरे हिसाब से। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना। क्योंकि अगर यहां पर T1 और T2 बराबर होता तो भैया ये तो रोटेशनल मोशन देता ही नहीं, रस्सी स्लिप कर जाती किसके ऊपर, पुली के ऊपर। पुली एक जगह खड़ा रहता और रस्सी स्लिप कर जाती, है ना बेटा। तो अगर रस्सी यहां तो स्लिप कर नहीं रही है, यहां तो पुली घूम रहा है। अगर पुली घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो देखो ये ऐसे करके घूम रहा है इस डायरेक्शन में, यू घूम रहा है ना, ये वाला फोर्स बड़ा होगा ना भाई, ये इसको खींच रहा होगा तभी तो घुमा पा रहा है ये इसको। सोच के देखो, है ना बेटा। ये तो समझ में आ गया, मेरी मम्मी वहां लेटी है बेटा, मेरी मम्मी को समझ में आ गया यार तुम क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो अब भाई जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना कि ये T1 और ये T2 है। मतलब आज तक हम लोग जो पढ़ते आए थे वो गलत पढ़ते आए थे, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बराबर होती है। वो एक तरीके से सही भी है अगर यहां पर आप लोगों का कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब स्लिप हो रही है रस्सी, तो ये वाली चीज सही है ना। कि पुली अगर जाम पड़ा है, रस्सी स्लिप हो रही है तो ठीक है वो, और फ्रिक्शन भी नहीं है, ठीक है, तो ठीक है वो, ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका होता है। अब मैं पूछ लूं कि तुम T1 भी निकालो, तुम T2 भी निकालो, तुम एक्सेलरेशन भी निकालो, तुम अल्फा भी निकालो, ये चार चीजें पूछ लेगा तुम लोगों से ज्यादा, ये चार चीजें पूछ लेगा तुम्हारे से इस क्वेश्चन में। क्या करना है ध्यान से समझना। लेट्स से इस पुली का जो रेडियस है ना बेटा, इस पुली का जो रेडियस है वो R, कितना है बेटा, R रेडियस है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेते हैं। अगर डिस्क होगा तो mr²/2 रख देंगे, है ना, और अगर रिंग होगी तो mr² रख देंगे, सिंपल सी बात है ना भाई। तो भाई इसके चार स्टेप्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप लोग एफबीडी बनाएं और इक्वेशंस बना लें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट तो ये है ना कि आप लोग क्या करें, आप लोग क्या बना लें बेटा, आप लोग एफबीडी बना लें, है ना, और ट्रांसलेशनल इक्वेशंस बना लें, इक्वेशन बना लें ट्रांसलेशनल मोशन के, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है सर। दूसरा आप लोग क्या करें, आप लोग देख सकते हैं बेटा, आप लोग देख सकते हैं ये कैसे बनाएंगे बेटा, बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस कहलाओगे तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कहलाओगे तो वाई एक्सिस। दूसरा क्या करेंगे बेटा, आप एक काम करें, आप लोग नेट टॉर्क निकाल लें, जैसे अगर मान लीजिए आपका पुली है ना सर, और यहां से एक फोर्स लग रहा है T1, यहां से एक फोर्स लगा रहा है T2, और ये डिस्टेंस R है, ये वाला डिस्टेंस भी R है। ऑब्वियसली बात है, यही रोटेशनल, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। तो सर इसको जो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है, वो कौन सा है, T1 इंटू में R, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना बेटा। अच्छा, जो इसको इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है वो कितना बेटा, T2 इंटू में R, ये माइनस का लगा देंगे बेटा। यही हमारी क्या निकल कर आएगी, नेट टॉर्क निकल कर आएगी। इस तरफ वाली टॉर्क ज्यादा है ना, क्योंकि इस तरफ घूम रहा है, तो T1 इंटू में R ज्यादा होगी, ये वाला टॉर्क ज्यादा आएगा। T1 भाई वो नहीं है, टॉर्क नहीं है, T1 टेंशन है, ठीक है ना। टाओ दे रहा हूं मैं यहां पे, टाओ, ठीक है। और टाओ नेट को किसके बराबर रख देंगे, I अल्फा, किसके बराबर रख देंगे, I अल्फा, ठीक है बेटा। टाओ नेट तो I अल्फा के बराबर ही होता है, ऐसे रख दो। और तीसरे पॉइंट में आप लोग क्या करेंगे बेटा, अगर एक सिंपल सी बात बताओ, इस पॉइंट की रस्सी के बीच में और इस पुली के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, यानी कि वो स्लिप नहीं कर रहे हैं, है ना, तो जितना एक्सेलरेशन इसका उतना ही एक्सेलरेशन इसका, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्योंकि मैंने फ्रिक्शन में पढ़ा था कि अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, अगर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए बेटा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, हमारे पास जो कंडीशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो, है ना। तो भाई रस्सी का जो एक्सेलरेशन है वो ए है ना बेटा, रस्सी का एक्सेलरेशन कितना है बेटा, ए है ना बेटा। और जो हमारा क्या बोलते हैं इसका एक्सेलरेशन है वो है आर अल्फा, तो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये लगा देंगे बेटा, सिंपल सी बात है ना। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जिसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। 3-4 पॉइंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे अगर मैं यही करके दिखाऊं तो इसका एफबीडी बनाओ जरा, ऊपर की तरफ T1 है, या इसको M1 ही ले लो, है ये T2 के साथ M2 हो जाएगा ना, नीचे की तरफ क्या हो जाएगा बेटा M1 जी, और भाई ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, दिया हुआ हमारे को, ये नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। इसका एफबीडी बनाओ जरा, ये ऊपर की तरफ T2 लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है
m2g लग रहा है और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a, यहां मास m1, यहां मास m2, ठीक है। यहां देखो क्या बनेगा, ये बनेगा m1g माइनस में t1 इज इक्वल टू m1a, और यहां पर क्या है बेटा, यहां पर है t2 माइनस में m2g इज इक्वल टू m2a। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप लोगों के पास t1 है, t2 है, a, तीन वेरिएबल्स हैं, तीन वेरिएबल्स है ना बेटा, और इक्वेशन हमारे पास कितनी आ चुकी है, दो इक्वेशंस आ चुकी है। कितनी इक्वेशंस आ चुकी है, दो इक्वेशंस आ चुकी है, ठीक है सर। अच्छा, अब तीसरी क्वेश्चन आप इससे निकाल लीजिए, है ना, सेम यही वाला t1 इंटू में r, ठीक है, ये जो रेडियस यहां पर है, ठीक है भाई, माइनस में t2 इंटू में r, जो ये रेडियस इज इक्वल टू i इंटू अल्फा, ये आ गया, है ना बेटा। और चौथी क्वेश्चन क्या बना लीजिए बेटा, a इज इक्वल टू r अल्फा। चार इक्वेशंस आ गए ना आपके पास, 1 2 3 4, और वेरिएबल भी कितने, 4, t1 t2 a अल्फा, चार इक्वेशन है, चार वेरिएबल है, जिंदाबाद, चार इक्वेशन आ गए, चार वेरिएबल्स आ गए, जिंदगी रंगीन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा बेस समझ में आ गया, कर सकते हैं, अब हम कर लेंगे ये चीजें, है ना। कोई भाई रिवीजन करा रहा हूं यार, डेप्थ में नहीं करा रहा हूं, इन डेप्थ में, ठीक है। अब यार एक चीज बताओ, मैं कहा भाई कोई शॉर्टकट है इसको करने का, मैं कहा ठीक है भाई है, बिल्कुल है। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, शॉर्टकट देखते हैं इसको सॉल्व करने का। एक्सेलरेशन और अल्फा निकालने का एक शॉर्टकट है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। एक्सेलरेशन और अल्फा निकालने का एक शॉर्टकट है, कैसे निकालेंगे भैया। मैंने कहा देखो यार, पुली का मास कितना है बेटा, पुली का मास कितना, भैया पुली का मास कैसे पता लगाएंगे, मगर तुम्हें पता आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, कहता भाई हाँ पता है मुझे, है ना। तो जो पुली का मास होगा बेटा, पुली का मास होगा एम, वो कितना हो जाएगा बेटा, आई अपॉन में आर स्क्वायर। मैं कहा भाई बात ठीक कह रहे हो आप, तो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पुली का जो मास हो जाएगा वो आई अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते हैं। मैंने बोला भाई इस तरफ एक्सेलरेशन ए हो रहा है, इस तरफ एक्सेलरेशन ए हो रहा है, ऊपर की तरफ। मैं कहा बड़ा फोर्स कौन सा है, कहता भैया m1g। मैं कहा छोटा फोर्स कौन सा क्या है, कहता भैया m2g। मैं कहा एनएलएम सिखाया पूरे सिस्टम पे लगाना, कहता हाँ भैया सिखाया है कि नेट बड़ा वाला फोर्स माइनस नेट वो छोटा वाला फोर्स अपॉन में टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं बेटा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन में m नेट, तो भैया ये हमारा एक्सेलरेशन होता है ना, यही होता है। मैं कहा ठीक है भाई लगा। कहता भैया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बड़ा वाला फोर्स कितना दिख रहा है, m1g, क्योंकि ये सारे के सारे तो इंटरनल फोर्सेस है ना, टेंशन वगैरह ये तो इंटरनल फोर्सेस है। मैं कहा माइनस छोटा वाला फोर्स कितना है, कहता भैया m2g। मैं कहा टोटल मास कितना है, कहता भैया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। मैं कहा नहीं, यहां पर पुली भी तो है, पुली भी तो है, पुली का मास कितना है, कहता भैया पुली का मास तो अभी निकाला आई बाय आर स्क्वायर। मैं कहा लगा दे भाई, प्लस आई बाय आर स्क्वायर। मैं कहा जिंदाबाद, ले जी शॉर्टकट हो गया। अल्फा निकालना है तो तुम्हारे को पता है ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, तो अल्फा निकालना हो तो ए बाय आर कर देना, खत्म, ठीक है बेटा, खत्म। इसको आर से डिवाइड कर देना पूरे को, जिंदाबाद, अल्फा निकल के आ जाएगा यार, है ना। तो ये चीज भी समझ में आ गई। मैंने कहा भाई अब तो तू एक काम है ना, अब तो तू बिल्कुल बना सकता है सारी चीजें। मैं कहा भैया कैसे, कहता भाई देख। मैंने कहा देख भाई, अगर तेरे को मान लिया ऐसे दिया हो, कोई ऐसे दिया है, ठीक है ना, मान लो ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही ले लेते हैं, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, यहां पर मेरा एक पुली है, यहां पर हमारी एक वो है और यहां पर हमारी एक वो है, ठीक है ना। ये m1 मास है, ये m2 मास है, इस तरफ जा रहा है बॉडी, एक्सेलरेशन इस तरफ हो रहा है, और इसका रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। तो मैं कहा भाई सिंपल है, मैं कहा इस तरफ क्या हो जाएगा m2g साइन बीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा बेटा, इस तरफ हो जाएगा m1g साइन अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, तो बड़ा फोर्स कहां है, इस तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन इसकी तरफ है, तो बड़ा फोर्स ये रहा m2g साइन बीटा माइनस में m1g साइन अल्फा अपॉन में टोटल मास कितना है बेटा, टोटल मास कितना है, इसका मास प्लस इसका मास अपॉन में, और पुली का मास m1 प्लस m2 प्लस में पुली का मास कितना है बेटा, आई बाय आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। जिंदगी रंगीन हो चुकी है, जिंदगी रंगीन हो चुकी है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना बेटा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी बेटा। ये हमारा टॉर्क, ठीक है बेटा, इस तरीके से हम टॉर्क को निकालते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। किसी भी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दो, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, है ना सर। पूरे टॉर्क को आई अल्फा के बराबर कर दो, हमारा क्या बन जाएगा बेटा, वो हमारा नेट टॉर्क बन जाएगा, है ना। इसी पर हमारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है सर। चलिए तो एक काम करते हैं सर, आज की क्लास में इतनी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए बेटा एंगुलर मोमेंटम लेकर आएंगे, फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए डेफिनेटली एक बढ़िया टॉपिक एंगुलर मोमेंटम का लेकर आएंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।